हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 3 संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी दो शब्दों के स्वरों को आपस में जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे कि भोजन प्लस आलय, तो यहाँ पर पहले शब्द का आखिरी स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर के एक नया शब्द बनता है भोजनालय। इसी तरह से सूर्य प्लस उदय मिलकर के सूर्योदय। तो इस तरह से जब दो शब्दांशों या शब्दों के मिलने पर उनके पास के स्वर और व्यंजन के मिलने से एक बदलाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई संधि की? निकटवर्ती वर्णों के, निकटवर्ती मतलब पास पास के वर्णों के आपस में मेल होने से जो विकार यानी कि जो बदलाव आता है, उसको हम संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब सेपरेशन, अलग अलग होना। तो संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करने को ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे शब्द है हिमालय, तो इसको हम दो हिस्सों में बांट दें, हिम प्लस आलय, तो ये हो गया संधि विच्छेद। हमने इसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया दो हिस्सों में। इसी तरह से हरीश शब्द है एक, इसको हम अगर दो हिस्सों में बांट दें, हरि प्लस ईश, तो ये हो गया संधि विच्छेद। तो जब हम दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं, उसको हम संधि बोलते हैं। और जब हम एक शब्द को दो अलग अलग शब्दों में बांट देते हैं, उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब हम बच्चों संधि के भेद के बारे में पढ़ेंगे। संधि कितनी तरह की होती है? वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग में बदलाव आता है। तो इसी आधार पर संधि 3 तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। जब दो स्वरों के आपस में मिलने से जो बदलाव होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये बदलाव भी कई तरह के होते हैं। इसी आधार पर स्वर संधि अलग अलग प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि क्या होती है? जब दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ अपने ही तरह के ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि दीर्घ संधि के कुछ नियम हैं। जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वर प्लस उसी वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ स्वर जब मिलता है, तो उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे कि अ प्लस अ मिलकर आ बन जाता है। जैसे चरण का अ और अमृत का अ मिलकर के चरणामृत आ बन गया। इसी तरह अ और आ मिलकर के आ बनता है। आ और अ मिलकर के भी आ बनता है। आ और आ जब जुड़ते हैं स्वर आपस में, तो भी आ बनता है। इसी तरह से हिम प्लस आलय हिमालय, विद्या प्लस अर्थी आ और अ मिलकर विद्यार्थी। इस तरह से ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है, जब छोटा ई और छोटा ई मिलता है तो बड़ी ई। छोटा कोई भी दो तरह की ई या एक ही तरह की ई मिलता है, तो बड़ा ई उसका दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे कवींद्र, मुनीश, महेंद्र, सतीश। इसी तरह से जब कोई भी दोनों ऊ मिलते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या दोनों छोटे वाले ऊ या दोनों बड़े वाले ऊ, तो बड़ा ऊ में संधि में बदलाव आ जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? ह्रस्व या दीर्घ अ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हो जाए, तो ए बन जाता है। और ह्रस्व या दीर्घ ऊ से हो जाए, तो ओ या री से हो तो अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे कि अ प्लस ई या बड़ी ई या ई, तो ए बन जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, नर प्लस ईश, यहाँ बड़ा ई है तो नरेश, आ प्लस ई मिलकर के ए, और महा प्लस ईश महेश। और दूसरा जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ जब अ और आ के साथ मिलते हैं तो ओ बन जाता है। जैसे परोपकार, पर प्लस उपकार परोपकार, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस उदधि महोधि दधि, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। इस तरह से। इसी तरह से अ और री मिलकर के अ और आ जब री के साथ मिलते हैं तो अर हो जाता है। जैसे देवर्षि महर्षि।
इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? अ आ का ए और ए से मेल होने पर ए तथा अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि का नियम है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ए या ए से मिले तो ऐ हो जाता है और ह्रस्व या दीर्घ अ ओ या औ से मिले तो औ बन जाता है। जैसे कि अ या आ, जब ए या कोई से भी ए से मिलते हैं तो बड़ा ए बन जाता है। जैसे एकैक, धनेश्वर्य, सदैव, विद्येश्वर्य, इस तरह से। और जब अ और आ ओ या औ किसी से भी मिलता है तो औ बन जाता है। जैसे जलौध, परमौषध, महौषधि, महोदार्य, इस तरह की संधि ये होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली यण संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री का मेल किसी असमान स्वर से होता है, मतलब उसके जैसे स्वर से नहीं होता है, तो ई का य हो जाता है, उ का व और री का र हो जाता है। इसे हम यण संधि बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पहले में ई का अ और आ से जब संधि हुई तो य बन गया। जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ति प्लस आ, अत्यावश्यक, इस तरह से। और बड़ी ई जब अ और आ से मिलती है तो भी यह बन जाता है। जैसे देवी प्लस अर्पण, ई प्लस अ, नदी ई प्लस आ, तो देव्यार्पण और नद्यागमन। इसके अलावा जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ जब अ आ ए आ ई से मिलते हैं तो व वा वे वी बन जाता है। जैसे कि गुरु ऊ प्लस अ, तो गुर्व व बन गया। गुरु प्लस आ, ऊ प्लस आ, गुरवा, वा बन गया। अनु ऊ प्लस ए, वे, अन्वेषण। इसी तरह से जब री अ और आ के साथ मिलती है तो र और रा बन जाता है। पितृ प्लस अर्थ, पित्रार्थ, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, इस तरह से। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में ए ऐ और ओ औ का मेल किसी स्वर के साथ होने पर आय आय अव या आ हो जाता है। जैसे अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ए का अ के साथ मिलने पर अय प्लस अ, जैसे शे ए हो गया और अन का अ हो गया तो मिलकर के य बन गया शयन। इसी तरह से आय प्लस अ, आई प्लस अ मिलकर के आ बन गया गायक। इसी तरह से औ प्लस अ मिलकर के आव प्लस अ यानी कि पौ औ हो गया और अक का अ मिलकर के आव, तो पावक। इस तरह से संधि होती है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं बच्चों व्यंजन संधि। तो व्यंजन का व्यंजन या किसी स्वर के पास होने पर जो बदलाव उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये बदलाव कई तरह के होते हैं। इस बदलाव के आधार पर ही व्यंजन संधि को कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले वर्ग के पहले वर्ण का जब तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, तो किसी वर्ग के पहले वर्ण में क, च, ट, त, प, इनका मेल या य, र, ल व म में से किसी वर्ण के होने पर वर्ग का पहला वर्ण खुद के ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है, च का ज है, ट का ड है, त का द है तीसरा वर्ण, और प वर्ग का तीसरा वर्ण ब है। इस तरह से जब बदलाव होते हैं तो वो व्यंजन संधि का एक तरीका होता है। इसके बाद वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में जब बदलाव होता है, जैसे क का म से होगा तो अंगा, ये वर्ण क वर्ग का पांचवा वर्ण है अंगा। च का नाश न से हुआ तो अंगनाश, या च वर्ग का पांचवा वर्ण है। इसी तरह से ट का म में हुआ तो अणा, षण्मास। इस तरह से ये पहले वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन है। इसके बाद त के संबंध में कुछ अलग नियम है। जब त या द का मेल च या छ से होता है तो च, ज या झ से होने पर ज, ट या ठ से होने पर ट, ड या ढ से होने पर ड और ल से होने पर ल हो जाता है। जैसे त प्लस च होने पर आधा च और पूरा च,
त प्लस छ होने पर आधा च और पूरा छ, त प्लस ज होने पर आधा ज पूरा ज, द प्लस ज होने पर आधा ज पूरा ज। इसी तरह से बाकी उत प्लस चारण उच्चारण, जगत प्लस छाया जग छाया, सत प्लस जन सज्जन, विपद प्लस जाल विपजाल, उत प्लस लेख उल्लेख, उद प्लस डयन उड्डयन। इसके बाद छ के कुछ नियम हैं। जब किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होता है तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे आ प्लस छ अच्छ, तो आधा च और छ हो जाता है आच्छादन। परि प्लस छेद परिच्छेद। यदि त और द का मेल श से हो जाए तो त या द का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। जैसे त प्लस श अच्छा, उत प्लस श्वास उच्छ श्वास, उत प्लस श्रृंखला उच्च श्रृंखला, इस तरह से। और यदि त या द के बाद ह हो तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हार उद्धार, द हो गया, और द प्लस ह मिलकर के ध हो गया पद्धति। म के बाद यदि क से म तक के वर्णों को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस हार संहार, सम प्लस योग संयोग, इस तरह से। इसके बाद यदि अ और आ का छोड़ करके किसी भी स्वर के बाद स हो तो स का श में बदलाव हो जाता है। जैसे वि प्लस सम, तो ई प्लस स मिलकर के श बन गया। अभी ई प्लस ए मिलकर के अभिषेक श बन गया। इस तरह से यदि म के साथ क से म तक का कोई भी वर्ण हो तो म के बाद वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कि सम प्लस कल्प, तो सम म के साथ क जुड़ा है तो क का पांचवा वर्ण यानी कि अंगा, तो वर्ण बन गया, शब्द बन गया संकल्प। इसी तरह से सम में चार च वर्ग का जुड़ा तो च वर्ग का पांचवा वर्ण होता है इया, तो इससे बन गया संचार। इसी तरह से सम में त वर्ग जुड़ा तो संतोष। इसी तरह से बाकी के शब्द भी हैं। इसके बाद बच्चों अगला नियम है, यदि हम री र और श के बाद ना हो और इसके बाद कोई स्वर हो या क वर्ग प वर्ग का कोई वर्ण या अनुस्वार या य व ह में से कोई भी वर्ण हो तो न का ण हो जाता है। जैसे री प्लस न ण, प्र प्लस मान प्रमाण। अब यदि यौगिक शब्दों के पहले शब्द के अंत में न हो तो वो संधि में से हट जाता है। जैसे राजन प्लस आज्ञा, तो राज आज्ञा, न हट गया। इस तरह से ये कुछ संधि के बदलाव होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग का किसी भी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो बदलाव होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। और विकार की भिन्नता की दृष्टि से, विकार परिवर्तन अलग अलग तरह के होते हैं, उसकी दृष्टि से विसर्ग संधि भी कई तरह की होती है। सबसे पहले विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन हो, जैसे कि वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस बल तो मनोबल, मनः प्लस हर तो मनोहर, इस तरह से ओ में बदलाव हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श ट ठ ड हो, और तो श और त थ द हो तो स हो जाता है। जैसे ई विसर्ग के बाद च है तो श हो गया निश्चल, विसर्ग के बाद त है तो स हो गया मनस्ताप। इसी तरह से विसर्ग के बाद त है तो आधा स हो गया, और विसर्ग के बाद च है तो आधा श हो गया। इस तरह से विसर्ग के बदलाव होते हैं। इसके बाद यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में स्वर वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दु प्लस गुण दुर्गुण, र जुड़ जाता है। नी विसर्ग में ज जुड़ा तो निर्जन, विसर्ग में ब जुड़ा तो निर्बल, विसर्ग में उ जुड़ा तो दुरुपयोग, र जुड़ गया। इसी तरह से नी प्लस धन निर्धन, दु प्लस दिन दुर्दिन, इस तरह से शब्दों में बदलाव होते हैं। इसके बाद विसर्ग के बाद यदि श श और स हो तो विसर्ग में का श श और स हो जाता है। जैसे दु प्लस शील दुश्शील, आधा श और पूरा श, या दु के बाद हम शील इस तरह से भी लिख सकते हैं। दु प्लस शासन दुशासन, नी प्लस संदेह निसंदेह।
तो इस तरह से शब्दों में विसर्ग का प्रयोग मध्य में और वर्ण के स्थान पर कर सकते हैं। इसके बाद यदि विसर्ग के पहले छोटा ई या ऊ और बाद में क ख ग और फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह प्लस पाप तो निष्पाप, श जुड़ जाता है। निष्फल, दुष्कर्म, निष्काम, निष्कपट, निष्कलंक और दुष्कर। तो इस तरह से बच्चों हम एक बार एक नज़र में दोहराते हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। संधि क्या होती है, दो वर्णों के मिलने से जो बदलाव उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। और संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। और किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मिल होने पर जो बदलाव उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मिलने से जो बदलाव होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये था बच्चों संधि के बारे में। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।